पुलिस के ऐसे 2-3 दांव हैं जिसकी कोई काट कभी एडवोकेट्स के पास नहीं होती है। पहला दांव तो एफएसएल की रिपोर्ट्स होती हैं जिनको काटने का ज्ञान हम एडवोकेट्स के पास आमतौर से नहीं होता। एक अन्य लेकिन पुराना दांव है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की रिकवरी, और यह रिकवरी 95% से अधिक मामलों में पुलिस के द्वारा लगाई जाती है। लेकिन मजाल है कि पिछले 100-150 सालों में इस पर कोई बंधाया लीगल फॉर्मूला कभी विकसित किया गया हो। जब भी कभी पुलिस द्वारा सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की गई बरामदगी आड़े आए तो 4 गवाहों को ध्यान से पढ़िएगा। कंप्लेनेंट, पुलिस आईओ तथा 2 विटनेस जो उस फर्द में दिखाए गए हैं। ये विटनेस बरामदगी के गवाह कहलाते हैं। सीजर मीमो में आमतौर से इनका नाम लिखा रहता है। 60% मामलों में चतुराई पूर्वक इन 2 विटनेसेस में से एक कंप्लेनेंट होता है और दूसरा कोई पुलिस का सिपाही होता है, और वह इसलिए कि यदि कंप्लेनेंट किसी तरह से टूट भी जाए तो पुलिस का सिपाही ना टूटे और बरामदगी कोर्ट में साबित हो जाए। आज हम आपको क्रॉस का वह हिस्सा दिखाते हैं जो आमतौर से कंप्लेनेंट का क्रॉस किया जाना चाहिए। नाम पता बदलकर बताते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15 मई 2023 की रात को 10:45 पर एक कॉल आया कि बीड़ी सिगरेट के खोखे पर पैसों की स्नैचिंग हो गई है। पुलिस मौका पर पहुंची तो विक्रेता बद्रू ने एक लिखित तहरीर पेश की जिसमें लिखा था कि 15 मई 2023 की रात को 10:35 पर 2 लड़के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए और उससे 4000 रुपये व उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। 16 मई को 1:30 बजे सुबह एफआईआर दर्ज हो गई, यानी कि छीन झपट के 2-3 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस ने 29 जून को एक लड़के साजिद को पकड़ा और उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया कि उस छीन झपट को मैंने अपने एक साथी के साथ अंजाम दिया था। उसी ने स्प्लेंडर का नंबर बताया और यह भी कहा कि मैं स्प्लेंडर और बचे हुए जो 400 रुपये हैं उनको बरामद करवा सकता हूं, और उसने बाखुशी आगे चलकर पुलिस आईओ को स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और बचे हुए 400 रुपये बरामद करवा दिए। ये 400 रुपये घर में एक अलमारी के भीतर रखे हुए थे। पुलिस ने 27 एविडेंस एक्ट में रिकवरी कर ली थी और 1 महीने के बाद दूसरा आरोपी समीर भी पकड़ा गया था जिससे उसके खर्चे से बचे हुए 200 रुपये बरामद हुए बताए गए थे। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। साजिद हमारे एक एडवोकेट मित्र का क्लाइंट था तो उसका क्रॉस हमको तैयार करना था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने नवंबर 2022 में एक नया अपराध परिभाषित किया है आईपीसी के अंदर जिसे स्नैचिंग कहते हैं। यह सेक्शन 379A में डिफाइन किया गया है। 379 आप जानते हैं चोरी होती है और 379A स्नैचिंग होती है। उसके पार्ट 1 में स्नैचिंग की परिभाषा दी गई है तथा उसके पार्ट 2 में स्नैचिंग की सजा बताई गई है जो कम से कम 5 साल हो और बढ़ाकर जिसको 10 साल तक किया जा सकता हो। इसका ट्रायल सेशंस कोर्ट में चलता है और यदि इस छीन झपट के दौरान पीड़ित को चोट वगैरह भी मारी जाए तो यह सेक्शन 379B में दंड दिया जाएगा जो कम से कम 10 साल होगा और अधिकतम 14 साल तक सजा को बढ़ाया जा सकेगा। बद्रू कोर्ट में हाजिर था, उसका चीफ रिकॉर्ड करवाया जा चुका था और चीफ के अंत में बद्रू ने आरोपियों की पहचान कर दी थी। यह हरी शर्ट वाला साजिद है और उसकी बगल में जो टी शर्ट पहने हुए खड़ा है वो समीर है। हमने क्रॉस शुरू किया और पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने कभी तिहाड़ जेल में जाकर आरोपी साजिद की पहचान नहीं की है? क्योंकि रिकॉर्ड पर आरोपियों की टीआईपी का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हमने सवाल पूछा था। उसने कहा, हाँ जी, पुलिस मुझे तिहाड़ जेल में लेकर कभी नहीं गई थी। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पुलिस आईओ ने कभी भी आपसे आरोपियों के स्केच भी नहीं बनवाए थे? उसने कहा, हाँ जी, स्केच भी नहीं बनवाए थे।
हमने उसको सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपने आरोपियों को इसलिए पहचाना है कि पुलिस ने इनका चेहरा आपको पहले से दिखा दिया था, और उसने हमारी आशा के बिल्कुल विपरीत एक ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर हम भी सकते में आ गए। गवाह ने कहा, साजिद को मैं 3-4 साल से जानता हूं। कंप्लेनेंट के इस सवाल ने हमें बिल्कुल अचकचा दिया था। आरोपी से हम प्रत्यक्ष तो कभी मिले नहीं थे और वकील साहब ने हमें यह पुराना परिचय कभी बताया नहीं था। तो लेकिन हम थोड़ी से संभले और हमने फिर दोबारा पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने ना तो अपनी शिकायत में और ना ही किसी पुलिस बयान में साजिद को पहले से जानने की बात बताई है? बदरू ने कहा कि आईओ को तो हमने बताई थी। हमने कहा, दिखाइए कहां बताई थी? और पीपी साहब वगैरह ने बहुत फाइल पलटी, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं थी। तो गवाह यहां इस पॉइंट पर कन्फ्रंट हो गया। अगला सवाल आया, हमने पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने ना तो अपनी शिकायत में और ना ही बयान 161 में यह बताया है कि छीने गए रुपयों में कितने डिनोमिनेशन के नोट कितनी संख्या में थे? 10 के कितने थे, 20 के कितने थे, 50 के कितने थे, 100 के कितने थे? उसने कहा, हाँ जी, पर मैं ये बता कैसे सकता था? कोई भी नहीं जानता कि कितने कितने नोट उसके लूटे गए हैं। हमने फिर सवाल किया, क्या यह बात भी सही है कि आपने उन नोटों के नंबर भी पुलिस आईओ को नहीं बताए थे? उसने कहा, हाँ जी, नोट के नंबर कोई कैसे बता सकता है? और हमने उसकी बात को बहुत ध्यान ना देते हुए अगला सवाल किया, यह बात भी सही है ना कि आपने ऐसा भी कोई बयान नहीं दिया है कि किसी नोट पर कोई खास निशान बना हो जिससे आपको पता लगे कि यह नोट आपका है? उसने कहा, हाँ जी, हर नोट पर निशान तो बन नहीं सकता है, और कौन बनाएगा निशान? नोट खराब हो जाएगा। हमने अब उसको सजेशन दिया, क्योंकि उसने अपनी सारी बातें हमको बता दी थी। सजेशन का वार था। हमने कहा, मेरा कहना है कि आज आपको पुलिस द्वारा सिखा पढ़ाकर कोर्ट में नोटों की पहचान करवाई गई है, इसीलिए आप नोटों की पहचान का कोई तार्किक आधार नहीं बता पा रहे हैं कि आपने किस आधार पर उनको पहचाना था। उसने कहा, नहीं जी, ये मेरे ही नोट हैं। इस केस में नोटों की रिकवरी के दोनों गवाह पुलिस कांस्टेबल थे। तो हमने बदरू से पूछा, यह बात तो सही है ना कि जिस समय ये 400 रुपए आरोपी की अलमारी से बरामद किए गए थे, तो इनकी पहचान के लिए आप मौके पर मौजूद नहीं थे? पुलिस ने आपके सामने इनको बरामद नहीं किया? बदरू ने कहा, हाँ जी, मुझे नहीं पता कि ये कहां से मिले हैं। तो हमने सजेशन दिया उसको, मेरा कहना है कि ये बरामद किए गए 400 रुपए आपके नहीं हैं, बल्कि साजिद के ही हैं, इसलिए आप इन नोटों के बारे में कोई भी सही जानकारी कभी भी न कोर्ट को दे सके हैं, न पुलिस को दे सके हैं। बदरू ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, वकील साहब, आजकल 400 रुपए कोई इतनी बड़ी बात ना है, इसके होंगे ये वाले, पर हमें तो हमारे वाले रुपए चाहिए। और यह उत्तर हमारी पसंद का था, बिल्कुल हमारी पसंद का था। हमारी पसंद का उत्तर आते ही हमने इस पॉइंट पर अपना क्रॉस कंप्लीट कर दिया। हमने अदालत से अगले पॉइंट पर क्रॉस करने की इजाजत मांगी। इस गवाह ने अपने उत्तर में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। बरामद नोटों के अलग अलग डिनोमिनेशन की अलग अलग संख्या का उसको नहीं पता, उन नोटों के नंबर उसको नहीं पता। जिस समय नोट बरामद हुए तो यह कथित मालिक जो है बदरू, उनकी पहचान के लिए वहां उस मौके पर मौजूद नहीं था। और जरूरी बात कि 400 रुपए इतनी बड़ी राशि नहीं है कि बिना छीने इतनी बड़ी रकम किसी के पास मौजूद नहीं हो सकती है। भाई, साजिद भी कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, तो 400 रुपए उसके लिए अपने घर में रखना कोई इतना बड़ा काम नहीं था कि वो केवल लूट से ही संभव हो पाता या छीन झपट से ही संभव हो पाता। तो यहां से पुलिस प्रोसिक्यूशन पर दबाव आ गया है कि इन 400 रुपयों की छीनी गई राशि साबित करने के लिए और बड़ा सबूत कोर्ट के सामने लेकर आए। और वह बड़ा सबूत क्या होने वाला है हम सब जानते हैं। वह बड़ा सबूत इस केस का आईओ होने वाला है। लेकिन खुद आईओ भी इन सवालों के क्या जवाब देगा आप खुद जान रहे हैं। उसके लिए अवसर मिला तो आपके सामने उस आईओ का क्रॉस भी हम यहां वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये
सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।